नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प सफर पर हैं। मध्य प्रदेश के शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की दुनिया में हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जिनमें विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों और ट्रेनिंग सेंटर्स की काफ़ी जानकारी है। तो आज का इरादा ये है कि इन स्रोतों को थोड़ा खंगालें, है ना, और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा और विशेष प्रशिक्षण के ताने बाने को समझने की कोशिश करें। हाँ, मतलब कौन से बड़े नाम हैं, कब शुरू हुए, कहाँ कहाँ हैं, ये सब देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, हमारा मकसद सीधा है, इस सारी जानकारी से खास बातें निकालना, कुछ अहम संस्थानों पर रोशनी डालना और ये समझना कि समय के साथ यहाँ शिक्षा और ट्रेनिंग का नज़ारा कैसे बदला है। तो चलिए गहराई से देखते हैं इसे। ठीक है। शुरुआत विश्वविद्यालयों से करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो दस्तावेजों के हिसाब से देखें, सबसे पुराना नाम आता है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का, सागर में, 1946। 1946, मतलब आज़ादी से भी एक साल पहले। हाँ, यही बात है। ये तो अपने आप में बड़ी बात है। ये वाकई एक अहम बात है। उस दौर में आज़ादी से ठीक पहले एक विश्वविद्यालय की स्थापना, ये शिक्षा के महत्व को दिखाता है। कह सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा की नींव का पहला पत्थर था। सही कहा। अच्छा, इसके बाद 1957 में एक साथ 3 बड़े नाम आते हैं। हाँ। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, ग्वालियर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, माने LNIP जिसे कहते हैं, हाँ। और उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय। हाँ, LNIP का जिक्र जरूरी है। ये शारीरिक शिक्षा में देश के मतलब टॉप संस्थानों में गिना जाता है और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। और 1957 की ये तिकड़ी देखिए, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन। हाँ, और सागर तो पहले से था ही, फिर बाद में इंदौर, भोपाल, रीवा। ये पैटर्न साफ है। मतलब शुरुआत से ही कोशिश रही कि उच्च शिक्षा कुछ ही शहरों तक सीमित ना रहे, पूरे राज्य में फैलाव हो। हाँ, ये एक क्षेत्रीय संतुलन वाली बात लगती है, एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, बिल्कुल। फिर 1964 में 3 और बड़े नाम जुड़े। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ग्वालियर में जीवाजी राव विश्वविद्यालय, और जो बहुत महत्वपूर्ण था उस वक्त, जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, JNKVV। हाँ, कृषि प्रधान राज्य के लिए एक समर्पित कृषि विश्वविद्यालय। ये उस समय की जरूरत को दिखाता है। बाद में ग्वालियर में भी तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय खुला। हाँ, बिल्कुल। कृषि के अलावा भी इन दस्तावेजों में कई और खास तरह के विश्वविद्यालय दिखते हैं, मतलब जो सामान्य आर्ट, साइंस, कॉमर्स से हटकर हैं। हाँ, वो लिस्ट तो काफी लंबी और दिलचस्प है ना? जैसे भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, 1990 का। पत्रकारिता की दुनिया में तो ये बहुत बड़ा नाम है जी। फिर भोपाल में ही राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, NLIU, 1997 का, लॉ के लिए। ये भी बहुत प्रतिष्ठित है। और विविधता देखिए, उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, 2008 का, हमारी प्राचीन भाषा और ज्ञान के लिए। ये महत्वपूर्ण कदम है। अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, ये भी 2008 का। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो ट्राइबल स्टडीज पर फोकस करती है। और ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, वो भी 2008 में। अच्छा, ये जो 2000 के बाद वाले विश्वविद्यालय हैं, संस्कृत वाला, जनजातीय वाला, संगीत और कला वाला, और भी हैं। जबलपुर में पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय 2009, भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय 2011, सांची का बौद्धिक इंडिक अध्ययन विश्वविद्यालय 2012, महू का डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय 2016। ये सब मिलकर एक खास रुझान दिखाते हैं, मुझे लगता है। क्या रुझान, किस तरह का? ऐसा लगता है कि 21वीं सदी में मतलब पारंपरिक विषयों के साथ साथ कुछ खास ज्ञान क्षेत्रों पर, अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने पर, या शायद जो विषय पहले उतने फोकस में नहीं थे, उन पर ज्यादा जोर दिया गया है। जैसे हिंदी भाषा के लिए ही एक अलग विश्वविद्यालय बनाना, या सामाजिक विज्ञान पर विशेष ध्यान देना, या बौद्ध अध्ययन का एक केंद्र स्थापित करना। ये शायद बदलती शैक्षिक प्राथमिकताएं हैं या नई जरूरतें उभर रही हैं। ये तो बहुत दिलचस्प अवलोकन है। और हाँ, ओपन यूनिवर्सिटी भी तो है भोपाल में, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, 1992 का। और सबसे नया शायद छिंदवाड़ा वाला राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, 2019 में। तो कुल मिलाकर एक बहुत फैला हुआ और विविध नेटवर्क है विश्वविद्यालयों का। लेकिन एक मिनट, विश्वविद्यालयों से भी पहले की कहानियां इन दस्तावेजों में। रॉबर्टसन कॉलेज का जिक्र। हाँ, रॉबर्टसन कॉलेज। कहा गया है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना कॉलेज है। शुरुआत 1836 में, सागर में, एक सरकारी स्कूल के तौर पर। 10 साल पहले। हाँ,
ये जानकारी तो पूरे इतिहास को और पीछे ले जाती है उच्च शिक्षा की जड़ों को। बिल्कुल। फिर 1873 में इसे जबलपुर ले जाया गया और 1916 में नाम पड़ा रॉबर्टसन कॉलेज। आज इसे महाकौशल कॉलेज कहते हैं। तो ये दिखाता है कि आधुनिक शिक्षा की जड़ें यहाँ कितनी गहरी हैं, विश्वविद्यालयों की स्थापना से भी काफी पहले से। हाँ, यह ऐतिहासिक संदर्भ जानना जरूरी था। चलिए, अब विश्वविद्यालयों से आगे बढ़ते हैं इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा की तरफ। इस मैदान में क्या कहानी है मध्य प्रदेश की? दस्तावेज बताते हैं कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज 1947 में ये राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। आजादी का साल, ये भी एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। हाँ, और इसके बाद तेजी से विस्तार हुआ लगता है। इंदौर में श्री गोविंदराम सैक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, SGISTS जिसे कहते हैं, 1952 में। हाँ, इंदौर जैसे औद्योगिक शहर के लिए ये बहुत अहम संस्थान रहा होगा। बिल्कुल। फिर ग्वालियर में माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, MITS, 1957 में। जी। और ये सिलसिला रुका नहीं। विदिशा में सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, साथ ही 1960 में, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज 1964 में, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज 1966 में। तो ये शुरुआती दौर के मुख्य इंजीनियरिंग संस्थान थे जिन्होंने राज्य में टेक्निकल टैलेंट तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई होगी। हाँ, इस लिस्ट में एक नाम थोड़ा अलग सा है और काफी खास भी। रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, RIT, टेकनपुर, ग्वालियर, 1999 का। हाँ, रुस्तम जी इंस्टीट्यूट। इसकी खास बात यह है कि ये देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसे किसी अर्धसैनिक बल BSF ने स्थापित किया है। क्या? BSF का अपना इंजीनियरिंग कॉलेज? ये तो सचमुच अनोखी बात है ना? और ये कॉलेज BSF एकेडमी के कैंपस में ही है। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शायद BSF की अपनी तकनीकी जरूरतों को भी पूरा करता होगा और साथ में आम छात्रों को भी मौका मिलता होगा। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में तकनीकी आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम है और साथ ही सिविलियन छात्रों के लिए भी एक विकल्प। शिक्षा और सुरक्षा का एक दिलचस्प संगम कह सकते हैं इसे। वाकई। अच्छा, इसके अलावा लिस्ट में IIT इंदौर का भी जिक्र है, 2009 में स्थापित हुआ। IIT का होना तो खैर किसी भी राज्य के लिए तकनीकी शिक्षा में एक मील का पत्थर होता है। बिल्कुल। और भोपाल में मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेट का भी नाम है। हालांकि इसका स्थापना वर्ष इन स्रोतों में नहीं दिया है, पर मैनेट भी एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। हाँ, NIT भोपाल। तो IIT और NIT जैसे संस्थानों का होना राज्य में हाई लेवल की तकनीकी शिक्षा और रिसर्च के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूती देता है। ये न सिर्फ राज्य के छात्रों के लिए अच्छा है, बल्कि देश भर से प्रतिभा को आकर्षित करता है। तो विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग कॉलेजों का एक मजबूत नेटवर्क तो साफ दिखता है। अब जरा उन जगहों पर आते हैं जहां खास किस्म का प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग सेंटर्स। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। ये वो केंद्र हैं जो प्रशासन, सुरक्षा और दूसरे खास फील्ड्स के लिए प्रोफेशनल्स तैयार करते हैं। जी। प्रशासनिक और पुलिस ट्रेनिंग के मामले में देखें तो भोपाल एक बड़ा हब लगता है। यहाँ RCVP नरोना प्रशासन अकादमी है, 1966 की। ये स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए मुख्य ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। हाँ, नरोना अकादमी। और भोपाल में ही IPS प्रोबेशनर्स के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद की एक ब्रांच के तौर पर भारतीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी 2013 में बनी। अच्छा। और साथ ही सेंट्रल अकादमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग, CAPT भी यही है, जो स्टेट पुलिस के DSPs वगैरह को ट्रेनिंग देती है। और इंदौर में है रुस्तम जी शस्त्र एवं पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, APTS। जी। इसके अलावा मध्य प्रदेश कई सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के ट्रेनिंग सेंटरों का भी घर है, जैसे टेकनपुर ग्वालियर में BSF का, नीमच में CRPF का, करेरा शिवपुरी में ITBP का और बड़वा खरगोन में CISF का। वाह, मतलब लगभग सभी प्रमुख बलों के ट्रेनिंग सेंटर यहाँ हैं। इन सभी राष्ट्रीय स्तर के प्रशासनिक और सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्रों की मध्य प्रदेश में मौजूदगी बहुत मायने रखती है। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासन के इंफ्रास्ट्रक्चर में राज्य की एक अहम और कह सकती हूँ रणनीतिक भूमिका है। हाँ, शायद इसकी सेंट्रल लोकेशन का भी इसमें रोल हो। बिल्कुल। केंद्रीय भौगोलिक स्थिति या यहाँ उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इसे ऐसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए एक सही जगह बनाता है और इसका असर राज्य की अपनी कानून व्यवस्था और प्रशासनिक क्षमता पर भी तो पड़ता होगा। सही बात है।
अच्छा, सुरक्षा और प्रशासन से हटकर देखें तो और भी कई तरह के विशेष प्रशिक्षण और शोध संस्थान नजर आते हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। भोपाल में ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM का एक सेंटर है 1987 से डिजास्टर मैनेजमेंट पर, और जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान वॉल्मी WALMI वो भी भोपाल में 1983 से। और न्यायिक क्षेत्र में भी भोपाल का महत्व है। यहाँ राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी है जो जजों की ट्रेनिंग के लिए है। हाँ, और विज्ञान के क्षेत्र में सागर में DNA फिंगरप्रिंटिंग और फोरेंसिक साइंस लैब, ये तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बहुत अहम है। बिल्कुल। लिस्ट तो वाकई बहुत विविध है। जबलपुर में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान है रूरल डेवलपमेंट के लिए। जी। और जबलपुर में ही राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान NIRTH भी है, ट्राइबल हेल्थ पर फोकस। और कुछ और खास नाम देखें तो ग्वालियर में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान IITM टूरिज्म मैनेजमेंट के लिए। अच्छा। फुटवियर डिजाइन जैसी खास फील्ड के लिए गुना और छिंदवाड़ा में फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान FDDI के सेंटर हैं। अरे वाह, फुटवियर डिजाइन के लिए भी। हाँ, और भोपाल में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISR 2008 में स्थापित हुआ। ये बेसिक साइंस में हाई लेवल रिसर्च और एजुकेशन का बड़ा सेंटर है। IISR भी IIT और NIT की तरह ही राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, विज्ञान की पढ़ाई और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। तो आप देखिए, कहाँ प्रशासन, पुलिस, अर्धसैनिक बल, और कहाँ आपदा प्रबंधन, जल प्रबंधन, न्यायपालिका, फोरेंसिक, ग्रामीण विकास, जनजातीय स्वास्थ्य, पर्यटन, फुटवेयर डिजाइन और उच्च स्तरीय विज्ञान अनुसंधान। सही कहा। अरे यहाँ तक कि भोपाल के पास भदभदा में एक स्वान प्रशिक्षण केंद्र मतलब डॉग ट्रेनिंग सेंटर और ग्वालियर में एक राजस्व प्रशिक्षण केंद्र का भी जिक्र है। अच्छा, डॉग ट्रेनिंग सेंटर भी। हाँ, तो ये दिखाता है कि ट्रेनिंग की जरूरतें कितनी बारीक और अलग अलग हो सकती हैं और राज्य में उन्हें पूरा करने के लिए कैसे खास संस्थान बने हैं। ये विविधता सच में प्रभावशाली है। बिल्कुल। तो इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को अगर हम समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? एक बात तो साफ है ना, कि मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा और विशेष प्रशिक्षण का जाल बहुत घना और मतलब काफी रंगीन है। हाँ, बहुरंगी कह सकते हैं। हमने देखा कि यहाँ पारंपरिक विश्वविद्यालयों के साथ साथ कृषि, कानून, पत्रकारिता, संगीत, संस्कृत, जनजातीय अध्ययन जैसे कितने ही विशेष विश्वविद्यालय हैं। और इंजीनियरिंग शिक्षा की नींव भी आज़ादी के साथ ही पड़ गई थी, जो आज IIT, NIT और कई दूसरे कॉलेजों के साथ काफी मजबूत दिखती है। और प्रशिक्षण केंद्रों की विविधता तो हमने अभी देखी ही। राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर पर्यटन और यहाँ तक कि फुटवेयर डिजाइन तक हर क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करने के केंद्र मौजूद हैं। और ये संस्थान सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं है। सागर, विदिशा, रीवा, उज्जैन, अमरकंटक, नीमच, करेरा, बड़वाहा, गुना, छिंदवाड़ा राज्य के अलग अलग हिस्सों में फैले हैं। हाँ, ये फैलाव महत्वपूर्ण है और इनकी स्थापना का समय भी देखिए, 1946 से लेकर हाल के 2019 तक। मतलब विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रही है। तो ये सब मिलकर राज्य में ज्ञान और कौशल विकास के प्रति एक गहरे, ऐतिहासिक और निरंतर चलने वाले समर्पण की ओर इशारा करता है। बिल्कुल, ये सिर्फ बिल्डिंग्स या कोर्सेज की लिस्ट नहीं है, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एक बड़े निवेश की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे राज्य ने समय के साथ बदलती जरूरतों को पहचाना है और उनके हिसाब से अपने शैक्षिक और प्रशिक्षण ढांचे को ढाला है। चाहे वो क्षेत्रीय संतुलन साधना हो, हाँ, या राष्ट्रीय महत्व की जिम्मेदारियां निभाना हो, या फिर नए उभरते क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ तैयार करना हो। इन सब बातों पर गौर करने के बाद कुछ सवाल भी मन में आते। हाँ, और ये सोचना जरूरी भी है। इन स्रोतों को देखने के बाद शायद श्रोता ये सोच सकते हैं कि भविष्य में मध्य प्रदेश में शिक्षा और प्रशिक्षण का परिदृश्य और कैसे विकसित हो सकता है। क्या हम मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाइमेट चेंज जैसे नए फील्ड्स में और भी खास संस्थान देखेंगे? ये एक एंगल है। या फिर एक अलग नजरिए से सोचें कि राज्य के अलग अलग क्षेत्रों का, खासकर छोटे शहरों या कस्बों का सामाजिक और आर्थिक विकास इन शैक्षिक और प्रशिक्षण केंद्रों की मौजूदगी से कितना और कैसे प्रभावित हुआ होगा। इन संस्थानों ने स्थानीय समुदाय पर, रोजगार पर, अर्थव्यवस्था पर क्या छाप छोड़ी है? हाँ, ये भी एक अहम सवाल है। मतलब इनका स्थानीय प्रभाव क्या रहा है? जी, ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर और गहराई से सोचा जा सकता है।